इस कहानी की शुरुआत होती है 1933 में अमेरिका को दिखाते हुए, जहां पर दुनिया तरक्की कर रही थी, विज्ञान आगे बढ़ रहा था और साहित्य का एक ऐसा दौर शुरू हुआ था जहां पर हर कोई अपने टैलेंट को दिखा रहा था दुनिया को। और अब हम लोग अपनी कहानी के फीमेल मेन किरदार को देख पाते हैं जिसका नाम होता है एन डैरो, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर होती है और वो नाटकों में एक्टिंग करती है और वो सबसे ज्यादा पसंद करती है जैकी ड्रिस्कल के लिखे गए नाटकों को। साथ ही डैरो जिस शो में काम करती है वो भी दिवालिया होने के कगार पर आ चुका था, जिसे अगले ही दिन बंद भी कर दिया जाता है और एन डैरो अब रोड पर आ चुकी थी। जैकी ड्रिस्कल ने एक फिल्म को बनाने के लिए अपनी एक नई कहानी को लिखा था जिसमें एक्टिंग करने के लिए एन डैरो ऑडिशन देना चाहती है, लेकिन उसकी जगह पे किसी और ही पर्सन को चूज कर लिया गया था और एक बंदा उसको एक नए होटल के बारे में बताता है कि तुम्हें वहाँ पर नौकरी मिल सकती है। जिसके बाद अब हम लोग अपनी इस कहानी के एक और मेन किरदार को देख पाते हैं जिसका नाम होता है कार्ल डैनम, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर होता है और वो अपने प्रोड्यूसर्स को अपनी नई कहानी को दिखा रहा था। लेकिन प्रोड्यूसर्स उससे ये कहते हैं कि क्या तुम हमारा सारा का सारा पैसा ये जानवरों की फिल्म को बनाने के लिए फूंकना चाहते हो, क्योंकि कार्ल डैनम एक ऐसे गुमनाम आइलैंड पर फिल्में बनाना चाहता है जहाँ पर आज तक कोई भी गया नहीं है। मैं उस सभ्यता को दिखाना चाहता हूँ जो कि उसी द्वीप के ऊपर ही खत्म हो गई। लेकिन ये बातें प्रोड्यूसर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, क्योंकि वो किसी ऐसी फिल्म पर पैसा लगाना ही नहीं चाहते। यहाँ तक कि वो लोग तो अब कार्ल को एक भी पिक्चर नहीं बनाने देना चाहते, जिससे कि कार्ल तुरंत ही अपने असिस्टेंट प्रेस्टन के साथ में निकल जाता है बिना प्रोड्यूसर्स को ही बताए, जिससे कि प्रोड्यूसर उसको रोकने के लिए उसके पीछे भी पड़ते हैं। लेकिन कार्ल तुरंत ही आगे निकल जाता है जहाज की तरफ। प्रेस्टन कार्ल को ये बताता है कि जो लड़की हमारी फिल्म में काम करने वाली थी अब उसने मना कर दिया है और इतनी जल्दी उसे कोई भी फीमेल एक्टर कैसे ही मिल सकती है। फिर भी वो ये कहता है कि जहाज पर सभी लोगों को बुला लो क्योंकि मुझे हर किसी की जरूरत है और आज शाम ही हम लोग निकलेंगे। और कार्ल डैनम अब एक ऐसे होटल के सामने पहुंच चुका था जहां पर उसको कई सारी लड़कियां मिल सकती थी। साथ ही उसी मोमेंट पर वहां पर एन डैरो पहुंच जाती है, क्योंकि उस बंदे ने एन डैरो को यही लोकेशन बताई थी। लेकिन यहाँ के काम के बारे में जानकर एन डैरो तुरंत ही चली जाती है, क्योंकि वो इतना घटिया काम भी नहीं कर सकती है। और उसके ऊपर अब नजर पड़ गई होती है कार्ल की। एन को भूख लगती है जिससे कि वो चोरी भी करती है, लेकिन उसको बचा लेता है कार्ल डैनम और उसको अच्छा सा खाना खिलाते हुए उसे ऑफर देता है कि क्या तुम मेरी फिल्म में काम करोगी, जिसे लिखा है खुद जैकी ड्रिस्कल ने, जिसका नाम सुनते ही एन डैरो तुरंत ही तैयार हो जाती है कि मैं तुम्हारी फिल्म में काम करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ से अब कार्ल तुरंत ही एन डैरो को लेकर निकल जाता है अपने जहाज की तरफ और उसके जहाज का नाम होता है वेंचर, जहाँ पर साथ ही साथ उसका सारा सामान और क्रू मेंबर्स भी आ चुके थे। लेकिन कार्ल को जैसे ही पता लगता है कि प्रोड्यूसर्स यहाँ पर आने वाले हैं पुलिस को लेकर, तो वो जहाज के कैप्टन एंगल हॉर्न से कहता है कि अब हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। वैसे तो एन का दिल घबरा रहा था इस समुद्री यात्रा पर जाने से, लेकिन आखिरकार वो जहाज पर चढ़ जाती है और उसको आगे बढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया गया था। जहाज में जाकर अब कार्ल मिलता है जैकी ड्रिस्कल से, लेकिन जैकी ड्रिस्कल जैसे उसको आधी स्क्रिप्ट देकर जाना चाहता था, कार्ल उसको पैसे देने के बहाने से रोकता है। लेकिन तब तक जहाज आगे बढ़ चुका था और इस सकरे से जहाज से इतने जल्दी निकल पाना आसान था ही नहीं। और जब तक पुलिस यहाँ पर आती है तब तक जहाज वेंचर यहाँ से आगे बढ़ चुका था। जहाज में हर एक जरूरी आदमी को उसका कैबिन दे दिया गया था और जब जैकी ड्रिस्कल की बारी आती है तो उसको जहाज के बेसमेंट में जगह दी जाती है, जहाँ पर जानवरों के काफी सारे पिंजरे मौजूद थे। जब कैप्टन यहाँ पर आता है तो जैक के सामने तभी गलती से नीचे गिर जाती है क्लोरोफॉर्म की बोतल और वो भी इतनी ज्यादा होती है कि पूरा जहाज भी बेहोश हो सकता है। जिसके बाद फिर हम लोग एक ब्रूस बैक्स्टर नाम के बंदे को देख पाते हैं, जो कि कार्ल की इस बन रही मूवी के अंदर हीरो का रोल प्ले करेगा। जैकी ड्रिस्कल अब नीचे बैठे हुए अपने आगे की स्क्रिप्ट को लिखते रहते हैं, जिनके पास में तभी जहाज के क्रू का एक बंदा आता है जिसका नाम होता है जिमी, जो कि जैकी ड्रिस्कल का पेन चुरा कर ले जाने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर हेज आते हैं, जो कि बचपन से ही जिमी का ख्याल रखते हैं और वो उससे कहते हैं कि मिस्टर जैकी ड्रिस्कल का पेन लौटा दो। मिस्टर हेज बताते हैं कि ये जिमी उनको 4 साल पहले यही जानवरों के पिंजरों के साथ में मिला था और अब ये जहाज तेजी के साथ में अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा था, जिसके बारे में किसी भी बंदे को पता नहीं था। जिसके बाद अब हम लोग एन डैरो को देखते हैं, जो कि मिस्टर ड्रिस्कल के साथ में मिलने की प्रैक्टिस कर रही थी कि जब वो उनसे मिलेगी तो उसका रिएक्शन कैसा होगा, क्योंकि वो उसकी बहुत ही बड़े वाली फैन है। और अब वो कार्ल के पास में जाते हैं और उनके सभी
सभी क्रू मेंबर्स से मिलती है और किसी दूसरे बंदे को जैक ड्रिस्कल समझकर उसके सामने वो सब कुछ बोल देती है जो कि वो इतनी देर से प्रैक्टिस कर रही है। और एंडेरो की बातों को सुनकर मिस्टर ड्रिस्कल खुद ही उसके सामने आ जाते हैं और जब ब्रूस बैक्स्टर अपने कैबिन के अंदर पहुंचता है तब तक जिमी उसके सभी पोस्टर्स को बिगाड़ चुका था। जिसके बाद अब कार्ल और जैक दोनों ही मिलकर आगे की कहानी को लिखने लगते हैं और कार्ल जैक को एक आइलैंड के बारे में बताता है जिसका नाम है स्कल आइलैंड और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंसानों ने आज तक अपना कदम रखा ही नहीं है। अगले दिन अब फिल्म की शूटिंग होने लगती है जहाँ पर एन और ब्रूस दोनों ही काफी अच्छे तरीके से एक्टिंग भी करते हैं, लेकिन एन को रियलाइज होता है कि ब्रूस ने सीन को उस तरीके से नहीं किया जैसे कि जैक ने लिखा था। और जैक एन को बताते हैं कि शूटिंग के दौरान तुम्हें नर्वस नहीं होना चाहिए, जिससे कि पता नहीं क्यों लेकिन जैक और एन के बीच में एक इमोशनल कनेक्शन सा जुड़ गया था। कार्ल के कहने पर कैप्टन अपने जहाज को ऐसी दिशा में मोड़ते हैं जिससे कि वो लोग उस स्कल आइलैंड पर जा सके, लेकिन अब जिमी की वजह से मिस्टर हेज और लंपी को भी यह पता लग चुका था कि कार्ल इस जहाज को ले जाना चाहता है एक गुमनाम आइलैंड की खोज में। कार्ल कहता है कि मैं चंद टिकट के पैसों से पूरी दुनिया को वो आइलैंड दिखाऊंगा। लंपी बताता है कि आज से 7 साल पहले मैंने ऐसे ही किसी आइलैंड के बारे में सुना था जहाँ पर एक 100 फुट ऊंची दीवार है जो कि किसी दानव को रोकने के लिए बनाई गई थी। मिस्टर हेज कार्ल को वार्न करते हैं कि तुम वहाँ पर जा तो रहे हो लेकिन जिंदा वापस लौट कर नहीं आओगे। अब इस जहाज ने रफ्तार पकड़ ली होती है, कहानी भी आगे बढ़ने लगती है। सफर करते करते अब तो कई दिन भी बीत चुके थे लेकिन अभी तक कोई भी मंजिल नजर नहीं आई थी और इसी बीच एंडेरो और जैक ड्रिस्कल को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जहाज में एक संदेश आता है जिससे कि कैप्टन ने जहाज की दिशा ही मोड़ दी थी। कैप्टन कार्ल को बताते हैं कि तुम्हें अरेस्ट करने का वारंट निकला है और तुम्हारी वजह से मैं भी खतरे में पड़ चुका हूँ, इसीलिए तुम मेरे जहाज से उतर जाओ। लेकिन जब ये लोग जहाज को वापस ले जा रहे थे तो कंपास ने काम करना बंद कर दिया था, सही डायरेक्शन का पता ही नहीं लग रहा था क्योंकि अब ये जहाज सीधा बढ़ता चला जा रहा था धुंध की तरफ। किसी को भी इसके बारे में पता भी नहीं था कि अब इन लोगों के साथ में क्या होने वाला है, क्योंकि जब गहराई पता की जाती है तो जैसे जैसे जहाज बढ़ रहा था वैसे वैसे गहराई भी कम हो रही थी और अचानक से ही उन लोगों के सामने बहुत ही बड़ी बड़ी चट्टानें भी दिखाई देने लगती है, जिससे कि अब सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि चट्टान से टकराने से जहाज खत्म हो सकता था। इंजन को बंद तो कर दिया गया था लेकिन यहाँ पर लहरें इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि वो तो जहाज को अपने साथ में यहाँ से वहाँ पर मोड़ने लगती है और जिस तरफ भी ये लोग जाते हैं वहाँ पर चट्टानें भरी पड़ी थी। लहरों की वजह से जहाज एक नहीं बल्कि कई सारी चट्टानों से टकरा चुका था, इसीलिए कैप्टन अपने जहाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सीधा ही जाके एक चट्टान से टिके जाता है। और जब कार्ल अपने आसपास का नजारा देखता है तो वहाँ पर काफी ऊंची दीवार बनी हुई होती है, लेकिन जहाज काफी बुरी तरह से चट्टानों के बीच में फंस चुका था। लेकिन जो कार्ल होता है वो अपने कैमरा और क्रू को लेकर जा रहा था उसी आइलैंड की तरफ शूट करने के लिए। आइलैंड के ऊपर जाने के लिए गुफा से होकर गुजरना पड़ता है जिसके अंदर काफी सारे स्केलेटन हेड्स रखे हुए थे। कार्ल अपनी टीम के साथ में आगे बढ़ते जा रहा था और उसी दीवार की तरफ बढ़ रहा था जिसका जिक्र कहानियों में किया गया था, लेकिन वहाँ का जो नजारा होता है वो देखने में बहुत ही ज्यादा खौफनाक लगता है। कार्ल को ऐसा लग रहा था कि सैकड़ों सालों से यहाँ पर कोई भी रहता ही नहीं है। हालों के ऊपर टंगे हुए स्केलेटन इस बात का सबूत होते हैं कि जिनको भी इस पर टांगा गया था वो बहुत ही बुरी तरह से मारा गया होगा। तभी अचानक से ही लोगों को बहुत ही अजीब फीलिंग आने लगती है और एक बच्चा सामने आ जाता है जो कि किसी कबीले का होता है और वो इन लोगों की तरफ इशारा करने लगता है। कार्ल तो उस बच्चे के पास में जाकर उसको चॉकलेट देने की भी कोशिश करता है, लेकिन सिचुएशन तब बिगड़ जाती है जब यहाँ पर बारिश होने लगती है और यहीं पर छुपे हुए वो बाकी के लोग भी सामने आ जाते हैं जो कि इसी कबीले के होते हैं। लेकिन तभी अचानक से ही कार्ल के एक टीम मेंबर को जान से मार दिया जाता है और इस आइलैंड पर रहने वाले एक महादानव की आवाज सुनाई देती है जिसका नाम होता है कॉन्ग, जिसकी आवाज को सुनते ही ये कबीले के लोग बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और तभी एक और बंदे को पकड़ के उसे भी जान से मार देते हैं। साथ ही साथ वो लोग एन को पकड़ के कुछ अपने रिचुअल्स को फॉलो करने लगते हैं और अब जैसे यहाँ पर एक बंदा कार्ल को मारने वाला होता है तो तभी वहाँ पर पहुँच जाता है कैप्टन, जो कि गोली मारकर कार्ल को बचा लेता है और बाकी के लोगों को भी बचा लेता है। ये लोग अब फाइनली अपने जहाज पर वापस आ चुके थे और जहाज को चट्टान से निकालने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन एक कबीले का
बंदा यहाँ पर एन को लेने के लिए आ रहा था। जहाज पर से हर एक के बिना बंधे सामान को नीचे फेंक दिया जाता है ताकि वजन ना बढ़े, लेकिन तभी जैक ड्रिस्कल को ये रियलाइज होता है कि एन की जान खतरे में है और जब तक वो उसके कमरे में पहुंचता है तब तक वो बंदा ऑलरेडी एन को उठाकर ले जा चुका था। जिस मोमेंट पर जहाज भी चट्टान से निकल जाता है और ये लोग अब तेजी के साथ में यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। अभी जैक कैप्टन को बताता है कि वो लोग एन को उठाकर ले गए हैं, इसलिए हमें उसे बचाने के लिए जाना होगा। वो कबीले के लोग एन को उस कॉन्ग को तोहफे में देने वाले हैं। मिस्टर हेज कैप्टन अपने हथियारों को नाव में भर के अब उसी तरफ ही जाने लगते हैं, लेकिन कार्ल चालाकी के साथ में फिल्म बनाने के सामान को उसी नाव में रख चुका था। दीवार के पास में बहुत ही खतरनाक तरीके से रिचुअल को परफॉर्म किया जा रहा था, क्योंकि आग जला दी जाती है कॉन्ग को बुलाने के लिए और एन को भी लटका दिया गया था सैक्रिफाइस करने के लिए। एन अपने आप को बचाने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो सिचुएशन में आखिर क्या ही कर सकती थी। वो जैसे ही उस पार पहुंचती है सब कुछ एकदम ही शांत हो जाता है, क्योंकि पेड़ों को तोड़ते हुए अब एक 25 फुट का महादानव सामने आ चुका था एन के। लेकिन उसी मोमेंट पर जैक कैप्टन सभी लोग वहां पर पहुंच चुके होते हैं और एन को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, जो कि दीवार के उस पार होती है। कॉन्ग एन को पकड़ता है और उसे अपने साथ में ले जाने लगता है, जिससे कि एन चिल्लाती है और सभी लोग दीवार के पीछे देखने लगते हैं। और कार्ल ने कहानियों में सुने गए उस महादानव को अपनी आंखों से ही देख लिया था, जिससे कैप्टन कार्ल और जैक के साथ में अपने कुछ साथियों को भेजता है ताकि वो लोग जाकर एन को बचाकर ला सके। लेकिन मिस्टर हेज जिमी को मना कर देते हैं कि तुम अभी बच्चे हो, इसलिए तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। और कार्ल अपने कैमरामैन से कहता है कि तुम्हें वहाँ पर जो कुछ भी दिखे तुम्हें हर एक चीज को शूट करना है। और कैप्टन कहता है कि तुम लोगों के पास में केवल 24 घंटे हैं, इतने में वापस आ जाना, नहीं तो हम लोग चले जाएंगे। लेकिन ये आइलैंड एकदम ही अंधे कुएं के जैसे है जिसके अंदर ये लोग जा चुके हैं। लेकिन तभी आगे बढ़ते हुए इन लोगों को एहसास होता है कि ये लोग बहुत ही खतरनाक जगह पे चिल्ला कर आगे बढ़ रहे हैं। ये लोग जैसे ही गोलियां चलाते हैं तो तभी अचानक से ही इन लोगों के सामने आ जाते हैं कुछ ट्रिसेराटॉप्स, जिसने गुस्से के साथ में इन लोगों के ऊपर हमला करना भी शुरू कर दिया था। हर कोई जैसे तैसे करके अपनी जान बचा रहा था, जहाँ पर आखिरकार मिस्टर हेज उसे गोलियां मार मार कर जान से मार देते हैं। और इस सारे नजारे को कार्ल ने अपने कैमरा से शूट भी किया था। ये लोग चिल्लाते हुए आगे बढ़ते हैं और हमें अगले ही सीन के अंदर अब दिखाया जाता है कॉन्ग को, जो कि एन को अपने हाथ में लिए बहुत ही तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा था। और जब तक एन चिल्लाती है कॉन्ग को बहुत ही ज्यादा मजा आता है, मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एन के साथ में एकदम खिलौने के जैसे खेल रहा हो। एन जब तक चिल्लाती उसे बहुत ही ज्यादा मजा आता। एन देखती है कि ये कॉन्ग ऑलरेडी उसी के ही जैसे ना जाने कितनी ही लड़कियों को जान से मार चुका है। एन जैसे ही भागने की कोशिश करती है तो कॉन्ग उसको दोबारा से पकड़ लेता है और इस बार एन के चिल्लाने की आवाज जैक और बाकी के लोगों को भी सुनाई दे गई थी, जिससे कि अब कॉन्ग ने अपनी रफ्तार को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था और वो तेजी के साथ में अपनी दूसरी लोकेशन पर जाने लगता है। जैक और बाकी के लोग जब कॉन्ग की पहली लोकेशन पर पहुंचते हैं तो वहीं पर मिस्टर हेज देख लेते हैं कि इन लोगों में तो जिमी भी शामिल है, जिसके बाद अब ये लोग उसी रास्ते को फॉलो करते हैं जहाँ से कॉन्ग गया था। ये लोग चलते चलते अब एक घाटी के बीच में पहुंचकर आराम करने लगते हैं, क्योंकि काफी लंबा सफर जो तय कर चुके थे। कार्ल को तभी चुल मचती है और वो इसे जगह का शॉट लेने के लिए अपने कैमरे को तैयार करने लगता है और यहीं पर जैक देखता है कॉन्ग के पैर के निशान को, क्योंकि कार्ल ने किसी को भी असलियत नहीं बताई थी कि एन को कौन उठाकर लेकर गया है। और जो कार्ल है वो अपनी आंखों के सामने देख पा रहा होता है जीते जागते ब्रैकियोसॉरस को। वो ब्रूस से कहता है कि अब तुम एक्टिंग करो क्योंकि तुम इस कहानी के हीरो हो। लेकिन ब्रैकियोसॉरस को वेलोसिरैप्टर्स की आवाज आती है जो कि शिकारी डायनासोर है, इसीलिए ब्रैकियोसॉरस अब इसी डायरेक्शन में ही भाग कर आने लगते हैं। हर किसी ने अब यहाँ से अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये डायनासोर के पैर इतने ज्यादा बड़े हैं कि अगर इनमें से कोई भी उनके नीचे आया तो उसकी चटनी बन जाएगी। और कुछ के साथ में ऐसा होता भी है। साथ ही लोगों के साथ में दौड़ रहे होते हैं वेलोसिरैप्टर्स, जो कि शिकारी डायनासोर होते हैं, जिनसे बचकर हर कोई अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहा था। लेकिन अब तो भागते भागते ये घाटी भी खत्म हो चुकी थी और पहाड़ी का किनारा आ चुका था। और ब्रैकियोसॉरस इतने ज्यादा भारी होते हैं कि कुछ तो नीचे गिरकर भी मारे जाते हैं। जिमी और बाकी के लोग जैसे तैसे करके अपनी जान को बचाकर भाग रहे थे। ब्रूस अपनी जान बचाने के चक्कर में एक ब्रैकियोसॉरस को मार देता है, जिसकी वजह से
बाकी के सभी डायनासोर उसी से टकरा कर नीचे गिरने लगते हैं। ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक बन चुकी थी उन डायनासोर्स के लिए और इन लोगों के लिए भी। लेकिन जो वेलोसिरैप्टर्स होते हैं वो अभी भी जिंदा थे, जो कि काल के कैमरामैन मिस्टर हब को जान से मारने वाले थे। लेकिन वो मरने से पहले कैमरा की स्टैंड को दे देता है काल को, जिसके बाद अब हम लोग अगले ही सीन के अंदर अब देख पाते हैं कॉन्ग को, जो कि एन को लेकर अपनी दूसरी लोकेशन पर आ चुका था। लेकिन एन अनकॉन्शियस हो गई थी, जिससे कॉन्ग जगाने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद अब हम लोग जैक और उसकी टीम को देख पाते हैं, जिनमें से 4 लोगों की जान चली गई थी। इतने लोगों की मौत हो जाने के बाद भी काल के सर से फिल्म बनाने का जुनून उतरा ही नहीं था। ये लोग अब काफी खतरनाक सी झील के पास में पहुंच गए थे, जिसे पार करने के लिए नाव को बनाने लगते हैं लकड़ियों की मदद से। लेकिन ब्रूस और कुछ बंदे यहाँ से वापस लौट जाते हैं, क्योंकि वो अपनी जान गंवाना नहीं चाहते। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन के अंदर एंडेरो को दिखाया जाता है, जो कि कॉन्ग को बेवकूफ बनाकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन कॉन्ग तो आसानी के साथ में उसको पकड़ लेता है। एन एक बात तो समझ चुकी थी कि ये कॉन्ग उसे तब तक नहीं मारेगा जब तक कि वो उसके सामने ड्रामा करती रहेगी, उसे हंसाती रहेगी। वो ऐसा करती भी है और कॉन्ग भी उसके कारनामों को देखकर खुश हो रहा था। लेकिन एन ऐसा करते करते बहुत ही जल्द थक जाती है। लेकिन कॉन्ग तो उसे अभी भी उठते और गिरते हुए देखना चाहता था, जिससे कि जब एन उसको मना करती है तो कॉन्ग बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है। गुस्से में आकर वो तो यहाँ वहाँ पर चीजों को तोड़ने फोड़ने भी लगता है। लेकिन इतना ज्यादा गुस्सा होने के बाद भी उसने एन को जरा सी भी चोट नहीं पहुंचाई थी, जिससे कि एन को समझ में आता है कि कॉन्ग भले ही शरीर से बड़ा है, लेकिन दिल से अभी भी एक छोटा सा बच्चा ही है। यहाँ तक कि कॉन्ग तो एन को छोड़कर भी चला जाता है, जिससे कि वो तुरंत ही यहाँ से भागने लगती है। हम लोग अगले ही सीन में अब उसी जगह का नजारा देख पाते हैं, जहाँ पर जैक और बाकी के लोग लकड़ियों की नाव को बनाकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन पानी के अंदर से कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्रिएचर्स आते हैं इन लोगों पर हमला करने के लिए, जिन्हें ये लोग मारकर भगाते तो है, लेकिन अचानक से ही वो सभी के सभी क्रिएचर्स खुद से ही भाग जाते हैं, क्योंकि इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए अब दूसरा और बहुत ही ज्यादा बड़ा क्रिएचर आ चुका था। उस क्रिएचर ने आके जैक और उसके साथियों की नाव को सीधा पलट ही दिया था, जिससे कि कई सारे लोग अब पानी के अंदर गिर जाते हैं और सभी की जान खतरे में आ जाती है। जैक भी पानी के अंदर डूब जाता है, क्योंकि उसके ऊपर भी काफी सारा वजन लदा हुआ था। अभी जैक देखता है कि वो क्रिएचर दोबारा से यहाँ पर आ रहा है और पानी में डूबे हुए एक बंदे को खा जाता है। इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए खुद को पेड़ की जड़ों में छुपा लेता है और तुरंत ही ऊपर चला जाता है सांस लेने के लिए, जहाँ पर वो क्रिएचर अभी भी मौत का नंगा नाच दिखा रहा था। काल गुस्से में आकर गोलियां चलाता है और गलती से अपनी ही नाव को तोड़ लेता है, और जैसे तैसे करके ये लोग अपने आप को किनारे पर ले जाते हैं। और काल ने तुरंत ही अपना कैमरा शुरू कर लिया था प्रेस्टन से लेकर। वो क्रिएचर उसी मोमेंट पर एक बंदे को खा जाता है, जो नजारा कैमरे में शूट हो चुका था। इसी जंगल में एन और ये लोग भी घूम रहे थे, बस एक दूसरे के बारे में पता नहीं था कि कौन कहाँ पे है। कोई चीज भागते हुए आती है, जिसके ऊपर लंपी ने गोली चला दी थी और उसे जान से मार दिया था, और वो असल में होता है एक बहुत ही खतरनाक सा क्रिएचर। मिस्टर हेज जब अपने साथियों के साथ में उस गुफा के पास में पहुंच जाते हैं, जो कि कॉन्ग का घर होता है। वो जिमी से कहते हैं कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो तुरंत ही भागकर जहाज पर चले जाना, क्योंकि मिस्टर हेज सबसे आगे होते हैं और वो देखते हैं उस महादानव यानी कि कॉन्ग को। उसके ऊपर गोलियां चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉन्ग मिस्टर हेज को पकड़ लेता है और कॉन्ग ने एक ही झटके में मिस्टर हेज को जान से भी मार दिया था। कॉन्ग ने इन सभी के सभी लोगों को एक खतरनाक सी खाई के अंदर गिरा दिया था, जिनके चिल्लाने की आवाज को सुनकर एन भी उसी तरफ ही जाने लगती है। कॉन्ग तो गुस्से के साथ में उस पूरे के पूरे पेड़ को ही नीचे गिरा रहा था, जिसके ऊपर ये लोग लटके हुए थे। और साथ ही एन जब भागते हुए आगे जा रही थी तो वो एक खतरनाक सी छिपकली को देखती है, जो कि अपने शिकार को खा रही थी। और जब तक वो उससे बचती है तो दूसरी छिपकली आ जाती है, जिसने एन के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था। तो एन अपने आप को बचाने के लिए एक खोखले पेड़ के अंदर घुसते चली जा रही थी, लेकिन तभी उस छिपकली को कोई दूसरा जीव पकड़कर खींच लेता है और जान से मार देता है। एन को यकीन होता है कि वो जरूर से कॉन्ग होगा, लेकिन तभी उससे पेड़ के अंदर से एक जॉइंट सेंटीपीड एन को काटने के लिए आती है, जिससे अपने आप को बचाने के लिए जब एन बाहर निकलती है तो वहाँ पर खड़ा हुआ होता है एक टी-रेक्स, और वो टी-रेक्स अब एन को खाने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, जो कि यहाँ से भागने लगती है अपनी जान बचाने के लिए। एन जैसे तैसे करके अपने आप को छुपाते हुए और बच जाते हुए भाग रही थी। वो तुरंत ही जाकर एक जगह पे लेट जाती है ताकि वो डायनासोर उसे देख
देख ना सके। लेकिन जिस जगह पे एन लेटी हुई थी उसी जगह पर एक और दूसरा टी-रेक्स मौजूद होता है, जो कि तुरंत ही एन के ऊपर हमला करने लगता है और वो उसी पेड़ पर ही लटक जाती है। जिस मोमेंट पर तभी वहाँ पर कॉन्ग की एंट्री होती है, जो कि सबसे पहले बचाता है और पकड़ता है एन को और अपने केवल एक हाथ से ही उस डायनासोर को भी संभाल रहा था। लेकिन उसी मोमेंट पर वो दूसरा डायनासोर भी आ चुका था, जिससे कि अब कॉन्ग अकेले ही दो डायनासोर के साथ में फाइट करने लगता है। सिचुएशन को खतरनाक बनाने के लिए यहाँ पर एक और टी-रेक्स की एंट्री हो जाती है, जिससे कि अब तीनों मिलकर हमला करते हैं। लेकिन कॉन्ग अकेले ही उन सभी की बैंड बजा के रख देता है। कॉन्ग तो एक के बाद एक उनको उठा कर फेंकता है, लेकिन वो इतने जल्दी भी हार मानने वाले नहीं थे और एन को बचाने के लिए वो उसको अपने हाथ के बजाय पैर में पकड़ लेता है और अपने दोनों हाथों से डायनासोर से फाइट करता है, जिनमें से एक को सबसे पहले कॉन्ग ने नीचे फेंक दिया था और दूसरे वाले को जब वो नीचे फेंकता है तो वो डायनासोर उसी का ही पैर पकड़ लेता है, जिससे कि अब एन, कॉन्ग और डायनासोर तीनों ही नीचे गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो काफी सारी बेल मौजूद होती है, जिनके ऊपर वो डायनासोर भी लटके हुए थे। कॉन्ग देखता है कि एन की जान खतरे में है, क्योंकि वो डायनासोर उसे खाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो उसको पकड़ के नीचे खींचने लगता है। लेकिन एन तो उसी डायनासोर के दांतों पर ही लटक जाती है और एन जब नीचे गिरती है तो वो दूसरे डायनासोर के मुंह के ऊपर लटक जाती है। कॉन्ग सबसे पहले उस लटके हुए डायनासोर को जान से मारता है और तुरंत ही पहुंच जाता है एन को बचाने के लिए, जहां पर एन भी उसे अपना प्रोटेक्टर मानकर उसी की तरफ ही जाती है, जिससे कि कॉन्ग सबसे पहले उसकी जीभ को काट कर फेंकता है और उसके जबड़े को ही फाड़ने लगता है। भले ही वो डायनासोर कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन कॉन्ग उसको मार मार के आखिरकार उसका जबड़ा फाड़ ही देता है और एक विक्ट्री रॉर देता है कि आई एम द किंग कॉन्ग। लेकिन अभी भी वो एन से नाराज होता है, तो एन उसके पीछे जैसे ही जाती है तो कॉन्ग उसको अब अपने कंधे पर बैठा कर ले जाने लगता है। जिसके बाद अब हम लोग अगले ही सीन में उस खाई का नजारा देख पाते हैं, जहाँ पर जैक और उसके साथी गिर गए थे। जहाँ पर जब कुछ खतरनाक से इंसेक्ट आते हैं तो जैक उनको टॉर्च की मदद से भगा देता है और अपने साथियों को देखता है कि उनमें से कई सारे लोगों की जान चली गई थी। साथ ही साथ इसी हादसे में कार्ल का कैमरा भी टूट चुका था, यानी कि उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। जहाँ पर अब तभी कुछ खतरनाक से इंसेक्ट और लार्वास आ जाते हैं और यहाँ पर इंसेक्ट की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि इन लोगों का बचना तो नामुमकिन सा ही है। यहाँ तक कि लंबी को वो लार्वा तो जिंदा ही निगलने लगते हैं। जैक को कई सारे इंसेक्ट मारने की कोशिश कर रहे थे, तो जिमी तुरंत ही अब गन उठा लेता है और जैक के ऊपर जितने भी इंसेक्ट होते हैं उन सभी को ही मार देता है। और अब तो यहाँ पर इतने बड़े बड़े क्रिएचर्स आ जाते हैं कि इन लोगों की जान बचना तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है कैप्टन और ब्रूस की, जो कि गोलियों की मदद से उन इंसेक्ट को भून डालते हैं और आखिरकार अपने साथियों की जान भी बचा लेते हैं। जिमी मिस्टर हीस की याद में उनकी टोपी को अपने साथ में ले जाता है। सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर अब ऊपर भी चढ़ जाते हैं, लेकिन जैक एन को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। जिसके बाद अब हम लोग कॉन्ग को देख पाते हैं, जो कि अपने घर में पहुंच चुका था, लेकिन अभी भी एन से नाराज होता है। तो एन उसको अपनी कलाबाजियां दिखाकर खुश करने की कोशिश करती है और अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत नजारा देखती है, जो कि बेशक दुनिया के सबसे खतरनाक जगह से नजर आ रहा था। और इसी खूबसूरती में कॉन्ग ने इंसानी खूबसूरती को पहचाना था, जैसे कि वो एन से प्यार करने लगा हो। जिसके बाद अब हम लोग कैप्टन को देखते हैं, जो कि अपने सभी साथियों को बचा चुके थे। लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि जैक उनके साथ में नहीं है, बल्कि दूसरी साइड में चला गया है, क्योंकि वो एन को बचाना चाहता है और कार्ल इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। तो कैप्टन को ऑफर देता है कि तुम्हारे पास में काफी सारा क्लोरोफॉर्म है तुम्हारे जहाज में, क्योंकि जब जैक एन को बचाकर लाएगा तो वो बंदर भी उसके पीछे आएगा और तभी हम उसे पकड़ेंगे। जिसके बाद अब जैक आखिरकार उस पहाड़ी के पास में पहुंच जाता है, जिसके ऊपर मौजूद होता है कॉन्ग। रात हो चुकी थी और एन कॉन्ग की गोद में सो रही थी, लेकिन आखिरकार जैक छुपते छुपाते उसी जगह पे पहुंच ही जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे खतरनाक से चमगादड़ भी मौजूद होते हैं। जैक अब आखिरकार एन के पास में पहुंच जाता है, क्योंकि कॉन्ग अभी सो रहा था और एन की जब थोड़ी सी आंख खुलती है तो वो अपने सामने जैक को देख पाती है। और जैसे ही जैक एन को बचाने वाला था तो तभी कॉन्ग की आंख खुल जाती है, जो कि गुस्से के साथ में जैक पर हमला करने लगता है। लेकिन वहाँ पर जो खतरनाक से बैट्स होते हैं वो सारे के सारे कॉन्ग पर हमला करने लगते हैं और कॉन्ग का ध्यान अब जैक पर नहीं जाता। साथ ही साथ वो एन को भी नीचे छोड़ देता है ताकि उसकी जान खतरे में ना पड़े। जिससे कि अब जैक सबसे पहले एन को अपने साथ में लेता है और एक बेल की मदद से अब इसे पहाड़ी से नीचे उतर
करने लगता है। लेकिन अब काफी सारे बैट्स इन लोगों के चारों तरफ घूमने लगते हैं और साथ ही साथ कॉन्ग भी उस बेल को अपनी तरफ खींचने लगता है, जिससे कि अब जैसे ही एक बैट जैक के पास में आता है तो उसी के ऊपर ही लटक कर यहाँ से जाने लगता है। जैक और एन दोनों ही नदी में गिर जाते हैं और यहाँ से बचकर भागने लगते हैं। कार्ल और कैप्टन को कॉन्ग की आवाज सुनाई देती है, जिससे कि वो समझ जाते हैं कि जैक ने अपना काम कर दिया। जैक और एन जैसे ही उस दीवार के पास में पहुंच जाते हैं तो कार्ल ने आगे बढ़ने के रास्ते को थोड़ा सा ऊपर उठा लिया था, क्योंकि जैसे ही कॉन्ग यहाँ पर आता है तो वो लोग रास्ते को गिरा देते हैं और ये लोग आगे बढ़ जाते हैं, जिससे कि अब कॉन्ग गुस्से में आकर दरवाजे को तोड़ते हुए आखिरकार इस तरफ आ ही जाता है, जिससे कि ये लोग उसको रस्सियों में फंसाने लगते हैं और क्लोरोफॉर्म नीचे गिराकर उसे बेहोश करने की कोशिश करने लगते हैं। इन लोगों को रोकने की कोशिश करने लगती है कि उसके साथ में ऐसा मत करो। कैप्टन भले ही काफी सारे क्लोरोफॉर्म को कॉन्ग को सुंघा चुका था, लेकिन वो जैसे ही देखता है एन को तो कॉन्ग यहाँ पर सब कुछ तोड़ते हुए इन लोगों के ही पीछे आने लगता है, क्योंकि उसके सर पे जुनून सवार था कि वो लड़की सिर्फ और सिर्फ मेरी है। जो कोई भी उसके ऊपर गोलियां चलाने की कोशिश करता तो वो तुरंत ही उसको जान से मार देता था। यहाँ तक कि कॉन्ग तो उनकी नावों का भी पीछा करने लगता है, जिससे कि कैप्टन गुस्से में आकर एक एरो शूट करते हैं और उसके घुटने को इंजर्ड कर देते हैं। साथ ही साथ तभी कार्ल को मौका मिलते ही उसने एक क्लोरोफॉर्म की बोतल को उसकी नाक पर फोड़ दिया था और इतना ज्यादा हाई डोज अब कॉन्ग भी संभाल नहीं सकता था, जिससे कि वो यहाँ पर बेहोश होने लगता है और एन को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि कॉन्ग की ऐसी हालत सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से हो रही थी। कॉन्ग आखिरकार बेहोश हो चुका था और कार्ल का सपना पूरा हो चुका था, क्योंकि ये लोग कॉन्ग को अपने साथ में अपने देश ले जाते हैं दुनिया को 8वां अजूबा दिखाने के लिए। और इस शो को होस्ट करने वाला है कार्ल डेनम, जो कि पूरी सिटी में पॉपुलर हो चुका था और उस शो की टिकट से चुटकियों में बिक जाती है और एन अपने आप को किसी शो के लिए तैयार कर रही थी। यहाँ तक कि जो इन्वेस्टर एक समय पर कार्ल की जान लेना चाहते थे वो भी अब उसके फैन बन जाते हैं। हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ कार्ल डेनम के जायंट मॉन्स्टर की ही बातें हो रही थी। दूसरी तरफ हम लोग जैक ड्रिस्कल को देख पाते हैं, जो कि एक लव कॉमेडी ड्रामा को देख रहा था। उस ड्रामा को देखने से उसे समझ में आता है कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें उसमें देरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि समय रहते कह देना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। इसीलिए अब जैक बिना देरी किए शो को बीच में ही छोड़कर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कार्ल डेनम जायंट मॉन्स्टर शो को, जिसे वो होस्ट करता है और सभी दर्शकों को अब बताने लग जाता है किंग कॉन्ग की कहानी को, कि किस तरीके से एक महादानव इंसानी खूबसूरती में आकर उससे प्यार करने लगा। और जब किंग कॉन्ग को सभी लोगों के सामने पेश किया जाता है तो सभी उसे देखकर एकदम शॉक रह जाते हैं। और कार्ल अपनी इस कहानी का हीरो बताता है ब्रूस बैक्स्टर को कि ब्रूस ने जाकर इस गोरिल्ले से जान बचाई थी मिस एन डैरो के। इस शो के दौरान वो वही सेम चीजें करता है और एक लड़की को जंजीरों से बांधकर कॉन्ग के सामने खड़ा कर देता है, ताकि वही सेम सिचुएशन बन सके जो कि स्कल आइलैंड के ऊपर बनी थी। लेकिन कॉन्ग उस लड़की को समझ रहा था कि ये वही उसका प्यार यानी कि एन डैरो है। लेकिन जब कॉन्ग एक्चुअली में उस लड़की का चेहरा देखता है तो वो गुस्से में आ जाता है, और असल में तो एन अपने किसी दूसरे शो में परफॉर्मेंस दे रही थी, क्योंकि उसे ब्रूस की इस कहानी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। कार्ल जब अपनी फोटोज को खिंचा रहा था तो कैमरे की लाइट्स की वजह से अब कॉन्ग को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, यहाँ तक कि वो तो अपने हाथों को भी रिलीज कर चुका था और उस लड़की को उठाकर फेंक देता है, क्योंकि वो एन नहीं थी। कॉन्ग अब इस शो को पूरी तरीके से बर्बाद कर चुका था और वो जैसे ही देखता है जैक ड्रिस्कल को, वो गुस्से के साथ में जैक पर हमला करने लगता है, क्योंकि जैक ही वो पर्सन है जो कि एन को उससे दूर ले गया था। और कार्ल की आंखों के सामने उसका सपना पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, क्योंकि कॉन्ग अब शहर में खुला घूम रहा है सिर्फ और सिर्फ एन को ढूंढने के लिए। उसकी वजह से कई सारी जगहों पे एक्सीडेंट्स भी हो रहे थे और वो लड़कियों को उठा उठा के देख रहा था, और एन के ना मिलने पर वो तो तबाही मचा के रख देता है। शहर में घूमती हुई पुलिस को देखकर एन समझ जाती है कि अब गड़बड़ हो चुकी है। अभी अब जैक लोगों की जान बचाने के लिए खुद ही कॉन्ग के सामने जाता है ताकि वो उसके पीछे आ सके। लेकिन ये डिसीजन भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि कॉन्ग रास्ते में आने वाली हर एक की चीज को खत्म करते जा रहा था। जैक अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से वहाँ पर भागता तो है, लेकिन कॉन्ग की भी रफ्तार कम नहीं थी। पूरे शहर में अफड़ा तफड़ी मच जाती है और आखिरकार कॉन्ग ने जैक को रोक लिया था, जिस मोमेंट पर भी वहाँ पर कॉन्ग के सामने आखिरकार आ ही जाती है एन डैरो, जिसे देखकर कॉन्ग एकदम ही शांत हो जाता है, जैसे कि उसकी जिंदगी में फूलों की बहार आ
पा चुकी हो। एन कॉन्ग के इमोशंस को अच्छे तरीके से जानती है कि वो एक छोटा सा बच्चा है जिसे सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए, इसीलिए वो खुशी खुशी कॉन्ग के पास में जाती है और कॉन्ग उसे अपने हाथों में लेकर बर्फ में चला जाता है और वो दोनों ही वहीं पर ही खेलने लगते हैं। कॉन्ग अपनी जिंदगी में अपने सबसे बेहतरीन पलों को एंजॉय कर रहा था, लेकिन तभी इस जगह पर मिसाइल्स और गन्स के द्वारा हमला कर दिया जाता है, जिससे कि कॉन्ग तुरंत ही एन को लेकर यहाँ से भागने लगता है। और इस न्यूयॉर्क सिटी में चारों तरफ ही पुलिस घूम रही थी उस कॉन्ग को मारने के लिए, जिससे कि कॉन्ग अपने आप को बचाने के लिए बिल्डिंग्स के ऊपर जंप लगाते हुए यहाँ से भागने लगता है। जैक भी उसी डायरेक्शन को ही फॉलो कर रहा था, लेकिन कॉन्ग न्यूयॉर्क की सबसे ऊंची बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते जा रहा था, मानो जैसे उसको यहाँ पर कोई भी खतरा ना हो, लेकिन पुलिस की नजर तो उसी के ऊपर ही थी। उसको वहाँ पर बैठे बैठे अब तो सुबह भी हो जाती है और वही शानदार नजारा देखते हैं जो कि इन्होंने स्कल आइलैंड से देखा था। और अब सही मायनों में कॉन्ग एन से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है, लेकिन अब तभी आसमान में कुछ प्लेन्स नजर आने लगते हैं जो कि स्पेशली कॉन्ग को मारने के लिए ही आए थे। कॉन्ग को समझ नहीं आता कि उसको क्या करना चाहिए, वो केवल और केवल एन को बचाना चाहता है। कॉन्ग तो अब इस होने वाली फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। कॉन्ग तो लोगों की गोलियों से बचते हुए और भी ऊपर चले जा रहा था। सबसे ऊंचाई पर पहुंचकर पूरी सिटी में अपनी दहाड़ फैलाता है, जिसकी तरफ अब तो एन भी जा रही थी, लेकिन प्लेन में बैठे हुए लोग पूरी तरीके से तैयार होकर आए थे, जिनकी गोलियां कॉन्ग को इंजर्ड भी कर रही थी, जिससे कि कॉन्ग का गुस्सा बढ़ते जा रहा था और वो एक प्लेन को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। सारे ही प्लेन उसके पास से होकर गुजर रहे थे और गोलियों से उसे अपना निशाना बना रहे थे, जिस नजारे को नीचे से हर कोई देख रहा था। और जैक तभी चालाकी के साथ में बिल्डिंग के अंदर घुसे जाता है। अभी तक कॉन्ग को कई सारी गोलियां लग चुकी थी, वो केवल अपने गर्म खून की वजह से अभी तक टिक पाया था। यहाँ तक कि एक मोमेंट पर गोलियां चलने की वजह से कॉन्ग लटक जाता है और एन भी लटक जाती है, जिससे कि कॉन्ग सबसे पहले एन को बचाता है और उसको सेफ जगह पे रख देता है। चारों तरफ से ही गोलियों को चलाया जा रहा था, जिससे कि कॉन्ग एक प्लेन को पकड़ के दूसरे प्लेन से दे मारता है, लेकिन तब तक उसकी इंजरीज इतनी ज्यादा हो गई थी अब तो वो ठीक तरीके से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी भी आसमान में 3 प्लेन्स होते हैं जो कि कॉन्ग को टेक डाउन करने के लिए मौजूद थे, जिससे कि अब कॉन्ग को बचाने के लिए एन सामने आ जाती है और उन प्लेन्स को सिग्नल देती है कि प्लीज गोलियां मत चलाओ, जिससे कि वो गोलियां तो नहीं चलाते, लेकिन कॉन्ग का इतना ज्यादा खून निकल चुका था, उसके बचने की पॉसिबिलिटीज तो बिल्कुल भी नहीं थी। इसीलिए वो एन को वहीं पर रखता है, लेकिन पीछे से प्लेन्स ने कई सारी गोलियां उसकी पीठ में दाग दी थी, जिससे कि उसकी मौत का समय आ चुका था और कॉन्ग ये सैकड़ों फुट ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिर ही जाता है। और एन के पास में तभी जैक भी पहुंच जाता है, क्योंकि वो भी उससे सच्चे वाला प्यार करता है। कॉन्ग की बॉडी को देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सभी लोग कहते हैं कि ये तो जाहिर सी बात है कि जब ऊंचाई पर जाता तो प्लेन्स तो उसको मार ही गिराते, लेकिन असली सच्चाई तो कार्ल डेनम ही जानता है कि एक दानव को खूबसूरती ने मार गिराया। और इस तरीके से इस कहानी का अंत भी हो जाता है।